आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 गणित में पहला चैप्टर समुच्चय सेट्स। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई समुच्चय होता क्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और भाई उसके बाद हम इस पाठ की पहली प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं समुच्चय पर। समुच्चय सेट्स। अब समुच्चय की खोज महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने की थी। जॉर्ज कैंटर भाई एक बार कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल हल कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने समुच्चय की परिकल्पना को जन्म दिया था। अब समुच्चय की भाई परिभाषा क्या होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। भाई संग्रह मतलब कुछ वस्तुओं का समूह। लेकिन भाई अब यह सुपरिभाषित शब्द क्या है, हमें केवल इस पर गौर करना है। जैसे अगर कह दे कि भाई 10 से छोटी विषम संख्याएं, अब भाई अगर 10 से छोटी विषम संख्याएं आपसे पूछी जाए तो भाई आप फटाक से बोल दोगे कि एक होता है 3, 5, 7, 9, क्योंकि भाई विषम संख्याओं की परिभाषा हम सबको पता है। और भाई चाहे आप कहीं भी चले जाओ, भाई विषम संख्या की परिभाषा वही होती है। आप जैसे कह दे भाई भारत की नदियां, तो भाई भारत की नदियां हम सबको पता है कि भाई भारत में कितनी नदियां हैं, तो भाई उनका समूह जो होगा वह एक समुच्चय होगा, क्योंकि भाई यहां पर एक परिभाषा है कि हमें भारत की नदियां लिखनी है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अब भाई हम सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो भाई हम आराम से ही उन 26 अक्षरों को लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, भाई स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो भाई इन सब की हमें परिभाषा पहले से पता है, अर्थात ये सब एक सुपरिभाषित संग्रह है। अर्थात भाई आप किसी भी व्यक्ति से अगर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर पूछोगे तो भाई वह ए ई आई ओ यू ही बताएगा, क्योंकि भाई केवल 5 स्वर ही होते हैं। आप जैसे भाई आपसे कह दे कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का समूह। अब भाई विश्व के गणितज्ञ तो हमें पता है, लेकिन भाई सर्वाधिक विख्यात कौन से हैं, भाई इसका कोई मापदंड तो है नहीं कि भाई फला ज्यादा विख्यात है या भाई फला कम विख्यात है। अर्थात सर्वाधिक विख्यात होने का कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। और भाई इस समूह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। समुच्चय केवल वही होता है जो एक सुपरिभाषित संग्रह हो, जिसकी एक परफेक्ट परिभाषा हो जो हम सबको पढ़ाई गई है। अब भाई सीधा आते हैं समुच्चय के निरूपण पर। अब मान लो भाई हमने कोई समुच्चय लिखा हुआ है, ए में हमने यहां भाई 5 चीजें लिख दी। अब भाई यह समुच्चय हो गया। समुच्चय का निरूपण हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से किया जाता है, और भाई जो भी समूह होता है उसे हम हमेशा मंझले ब्रैकेट में भाई कॉमा लगा के लिखते हैं। और भाई जो भी अंदर चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं अवयव, एलिमेंट्स। अब भाई आपसे कहा जाए कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तो भाई समुच्चय ए में हमारे पास 5 अवयव हैं। अगर इसी प्रकार आपको कोई और समुच्चय लिखना पड़े तो भाई लिख सकते हो। अगर हमने समुच्चय बी लिख लिया तो भाई यहां पर हमने कुल मिलाकर 4 अवयव लिखे हुए हैं। अब यहां पर प्राकृतिक संख्याएं हैं और भाई ये वाली संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्याएं हैं। तो भाई समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और भाई मंझले ब्रैकेट के अंदर हमें अवयव लिखने होते हैं। अब भाई एक निशान होता है इस प्रकार से, इसे भाई बोलते हैं एप्सिलॉन। लेकिन भाई समुच्चय के अंतर्गत इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। भाई क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अब भाई इसका प्रयोग हम कब करते हैं, भाई इसका प्रयोग करते हैं समुच्चय में हम अवयव को दर्शाने के लिए। जैसे भाई मान लो बी में 2 अवयव है, तो भाई इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू बी। भाई इसको हिंदी में कहेंगे कि जो 2 है वह बी का एक अवयव है। अब भाई इस प्रकार से मान लो भाई ए में 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, अर्थात समुच्चय ए में कोई अवयव 1 है। अब भाई मान लो इस प्रकार से लिखना पड़े तो भाई ये लिखा है 9 बिलोंग्स टू बी। अब भाई ध्यान दो कि समुच्चय बी में कोई भी सदस्य 9 नहीं है, अर्थात भाई इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 9 डजन बिलोंग टू बी, अर्थात 9 समुच्चय बी का सदस्य नहीं है।
तो भाई इस प्रकार से हम एप्सिलॉन का प्रयोग करके सदस्यों को दिखाएंगे। अब भाई हम जानेंगे कि समुच्चय निरूपण की विधियां कितनी होती हैं, अर्थात भाई एक समुच्चय को आप कितने प्रकार से लिख सकते हो। तो भाई समुच्चय को लिखने के दो प्रकार हैं, पहला है रोस्टर या सारणी रूप और भाई दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो भाई अभी तक जो हम रूप देख रहे थे वह हमने लिखा था रोस्टर या सारणी रूप। भाई इसमें क्या होता है, बड़े अक्षर से दिखाना होता है आपको समुच्चय को, मंझला ब्रैकेट लगाना है और भाई उसके अंदर जो भी अवयव हैं आपको लिख देने हैं, जैसे 1 2 3 4। क्या करना है, बड़े अक्षर से समुच्चय को लिखना है, मंझला ब्रैकेट लगाना है और भाई जो भी अवयव हैं उन्हें आपको कॉमा लगा के लिख देना है। तो भाई ये तो हो गया हमारा रोस्टर या सारणी रूप। लेकिन भाई सारणी रूप में हमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे भाई कोई शब्द लिखा है स्कूल, अभी आपसे कह दे कि भाई स्कूल के अक्षरों का हमें समुच्चय बना के दिखाइए, तो भाई आप समुच्चय को ए मान लो। तो भाई आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जैसे भाई यहाँ एक बार एस है, आप एस लिख लो, सी आया है आप सी लिख लो, एच आया है एच लिख लो। अब यहाँ भाई ओ 2 बार आया है पर भाई हम लिखेंगे एक ही बार, तो ये बन गया हमारा स्कूल के अक्षरों का समुच्चय। अब भाई यहाँ ओ 2 बार आया था परंतु हम लिखेंगे केवल एक ही बार, यह हो गया हमारा सारणी या रोस्टर रूप। तो भाई इसे लिखना तो काफी आसान होता है क्योंकि सीधा आपने कोई बड़ा अक्षर लिया, समुच्चय लिया और भाई उसके अंदर आपने अवयव भर दिए कॉमा लगा के। अब भाई आ जाओ दूसरी विधि पे जिसका नाम है निर्माण विधि। अब भाई जो हमारी निर्माण विधि है वह रोस्टर विधि से काफी अलग है। यहां पर होता क्या है, समुच्चय के अंतर्गत अवयव नहीं लिखे जाते, भाई जो अवयव के विशेष गुणधर्म है वो लिखे जाते हैं, अर्थात जो हमारे अवयव की परिभाषा है वह लिखी जाती है। किस प्रकार से भाई देखो, जैसे भाई नॉर्मली कोई हम एक समुच्चय लिख दें ए ई आई ओ यू, तो भाई आप सबको पता है यह समुच्चय किसका समुच्चय है, भाई यह समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर का। तो भाई सारणी विधि तो एकदम सिंपल है, हमने 5 अवयव लिख दिए। अब भाई इसे निर्माण विधि में हम कैसे लिखेंगे, तो भाई यहां ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा x कॉलन x, भाई जो ये निशान है इसे हम कहते हैं कॉलन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x कॉलन x। अब भाई x के आगे हमें जो इसका विशेष गुणधर्म है वह लिखना पड़ेगा। तो भाई यहां विशेष गुण क्या है इन अक्षरों का, कि भाई ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहां हम लिख देंगे x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। और भाई ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो भाई यह हो गई हमारी समुच्चय निर्माण विधि। जैसे यहां पे लिखा था a बराबर ए ई आई ओ यू, तो भाई उसी की निर्माण विधि क्या हो गई, a बराबर x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अर्थात हमें यहाँ जो अवयव होते हैं उनका विशेष गुणधर्म जो है वह यहाँ पे लिखना होता है। और भाई बन गया निर्माण विधि। जैसे कहीं पे लिखा हो भाई समुच्चय लिख लो b बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अर्थात भाई 1 से लेके हमें संख्याएं लिखनी है और भाई डॉट डॉट का मतलब है हमें बस लिखते ही जाना है अनंत तक। अब आपको यहाँ पे गौर करना है कि भाई ये संख्याएं हैं किस प्रकार की संख्याएं। अब भाई शुरुआत 1 से हुई है, 2 3 4 और इस प्रकार से अनंत तक जा रही हैं। तो भाई आपको यहाँ पहचानना है ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो भाई ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका निर्माण रूप किस प्रकार से लिखा जाएगा, x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है, ब्रैकेट क्लोज। तो भाई ये हो गई हमारी निर्माण विधि। अब आते हैं सीधा प्रश्नावली 1.1 पर। अब प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब भाई यहां पर 9 खंड लिखे हुए हैं, 9 खंडों में क्या है हमें यह बताना है
कि इनमें कौन कौन से समुच्चय हैं और भाई कौन कौन से नहीं हैं, और अगर नहीं है तो भाई क्यों नहीं है। तो भाई पहला खंड है, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब भाई वर्ष के महीने कौन कौन से होते हैं, आप सबको पता है कि भाई 12 महीने होते हैं। भाई उसमें भी कह रहा है कि जे से प्रारंभ होने वाले, जैसे जनवरी, जुलाई, जून। तो भाई जे से जो महीने हैं वो भाई फिक्स हैं, हम सबको पता है कि भाई जे से कौन कौन से महीने आते हैं, अर्थात भाई महीनों का जो संग्रह है वह सुपरिभाषित है, अर्थात यह एक समुच्चय होगा। अब दूसरे में कह रहा है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अगर भाई यहाँ पे कहता कि भारत के सभी लेखकों का संग्रह तो वह एक समुच्चय होता, क्योंकि भाई लेखक कौन होते हैं सबको पता है। लेकिन भाई कह रहा है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो भाई प्रतिभाशाली होने का कोई मापदंड तो है नहीं कि भाई फला ज्यादा प्रतिभाशाली है और भाई फला जो है वह कम प्रतिभाशाली है, अर्थात इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। अगला है भाई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब भाई बल्लेबाजों का कहे तो आप संग्रह बना सकते हो, लेकिन भाई यहां कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छे हैं। अब भाई सबसे अच्छे बल्लेबाजों की ना कोई परिभाषा नहीं है कि भाई कौन ज्यादा अच्छा है और कौन कम अच्छा है। भाई हर बल्लेबाज को लगता है कि वह ज्यादा अच्छा है, अर्थात यहां पर भी कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। अब भाई चौथे में कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब भाई आपकी कक्षा में जो भी बालक है वो आपको पता होंगे, तो भाई उनका जो संग्रह है वह समुच्चय होगा, क्योंकि भाई सबको पता है कि बालक कौन होते हैं, एक निश्चित परिभाषा है, अर्थात यह एक समुच्चय होगा। अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, तो भाई यह भी एक समुच्चय होगा, क्योंकि भाई प्राकृत संख्याओं की एक परिभाषा होती है। इसी प्रकार लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो भाई लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, भाई ये जग जाहिर है, अर्थात यह भी समुच्चय होगा। लेकिन भाई अगर यहीं पर कह देता कि प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ 3 उपन्यास, तो भाई वह समुच्चय नहीं होता, क्योंकि भाई उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ 3 कौन से हैं इसका कोई मापदंड नहीं है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो भाई यह भी एक समुच्चय होगा, क्योंकि भाई सम संख्याएं क्या होती हैं हमें पता है, और भाई पूर्णांक क्या होते हैं यह भी हमें पता है। अब भाई 8वां है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब भाई इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं ये बात भाई क्लियर है, अर्थात यह भी एक समुच्चय होगा। और भाई आखिर में है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो भाई जानवर तो कई सारे खतरनाक होते हैं, सबका अलग अलग मापदंड है कि भाई पानी में रहने वाले खतरनाक कौन से हैं, जमीन पे रहने वाले खतरनाक कौन से हैं, इस प्रकार से भाई। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक भाई जानवर होने का कोई मापदंड या कोई परिभाषा नहीं है, अर्थात यह समुच्चय नहीं होगा। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। हमें एक यहाँ पर समुच्चय दिया गया है A बराबर भाई, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 और 6। अभी यहाँ पर क्या है, हमें 6 खंड दिए गए हैं, और भाई हमें बिलोंग्स टू और भाई डजन बिलोंग टू के निशान यहाँ बीच में भरने हैं। तो भाई बड़ा ही सिंपल है। अब जैसे यहाँ लिखा है 5 और भाई आगे लिखा है A, तो भाई आपको यह देखना है कि A के अंदर 5 है या नहीं है। अब भाई यहाँ A में 5 है, अर्थात भाई जो 5 है वह A से बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू A। ऐसे ही यहाँ पे भाई 8 जो है वह A में नहीं है, तो भाई बिलोंग नहीं करता है, तो आप नॉट वाला निशान लगाएंगे। इसी प्रकार भाई 0, अंदर कोई 0 भी नहीं है, तो यहां पर भी डजन बिलोंग्स टू का निशान लगाएंगे। अब भाई यहां पे है 4, अब अंदर 4 है, जब 4 है तो बिलोंग्स टू। इसी प्रकार यहां 2 A में है तो बिलोंग्स टू, और भाई यहां पर 10 जो है वो A में नहीं है तो डजन बिलोंग्स टू। तो भाई बड़ा ही सिंपल है।
अगर अवयव समुच्चय में है तो ये वाला निशान, अगर भाई नहीं है तो नहीं वाला निशान। अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। अर्थात भाई प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या है, समुच्चय निर्माण विधि दी गई है और हमें लिखना है रोस्टर रूप में। तो भाई पहला सवाल है, कह रहा है कि x कॉलन x एक पूर्णांक है जहां भाई x है -3 से बड़ा और भाई 7 से छोटा है। अर्थात भाई हमें a में क्या करना है, a में हमें लिखने हैं पूर्णांक जो कि -3 से बड़े हों और भाई 7 से छोटे हों। तो भाई -3 से बड़े का मतलब क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और भाई 6। कह रहा था कि -3 से बड़े हों और भाई 7 से छोटे हों और हमें पूर्णांक लिखने थे, सो भाई हमने लिख दिए। तो भाई यह होता है रोस्टर रूप। सिंपली आपको निर्माण विधि पढ़नी है और भाई उसमें क्या लिखना है, प्रॉपर्टी दी होती है, उसी के आधार पे हमें रोस्टर रूप बनाना होता है। अब भाई आ जाओ दूसरे पे। अब भाई बी में कह रहा है कि x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब भाई सबसे पहली बात कि प्राकृतिक संख्या है, तो भाई प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 से। और भाई दूसरी बात कह रहा है कि 6 से छोटी, अर्थात हमें 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। सो हमने लिख दी 1, 2, 3, 4, 5। भाई 6 से छोटी हो गई और भाई प्राकृतिक संख्याएं भी हो गई। अभी भाई सीधे आ जाओ आप तीसरे खंड पे। कह रहा है x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अभी भाई क्या करना है, हमें 2 अंकों की संख्या लिखनी है, अंकों का योगफल 8 होना। तो भाई 2 अंकों की संख्या है तो भाई सबसे छोटा अंक 1 हो सकता है। अब भाई अंकों का योगफल 8 करना है तो एक संख्या हो गई 17। अब भाई बढ़ाते चले जाओ, अभी हम 2 ले लेंगे तो हमें यहाँ 6 लेना पड़ेगा, तब योगफल 8 हो जाएगा। यहां भाई 3 लोगे तो हमें 5 लेना पड़ेगा, भाई 4 लोगे तो हमें 4 लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 44। अब भाई इनकी समस्त उल्टा संख्याएं लिख लो, जैसे 35 का 53 हो जाएगा, 26 का 62 और भाई 17 का 71। अर्थात हमारे पास कुल मिलाकर ये 7 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब भाई आ जाओ चौथे खंड पे। कह रहा है कि x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभी भाई क्या करना है, हमें संख्या 60 के भाजक लिखने हैं, वो भी अभाज्य वाले। भाई 60 के हमें ना गुणनखंड लिखने हैं अभाज्य। तो भाई अगर आपको सीधे नहीं आ रहे हैं तो हम काट लेंगे, यहाँ पे 2 से काटा 30 आ गए, फिर भाई 2 से काटा तो 15 आ गए, अभी भाई 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अर्थात भाई हमें गुणनखंड मालूम हो गए कौन कौन से हैं, 2, 2, 3 और 5। बस भाई यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव हमें दोबारा नहीं लिखना है। सो भाई हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2, 3 और 5। जैसे भाई 2 वहां 2 बार आया है, परंतु हम रोस्टर विधि में उसे केवल एक ही बार लिखेंगे। अब आ जाओ सीधा 5वें खंड पे। भाई 5वें खंड में क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री में जो भी अक्षर हैं हमें वो सब अक्षर लिखने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहला अक्षर है T, फिर भाई R है, फिर I है, फिर भाई G है। अब भाई G के आगे क्या है, O, फिर भाई N है। अभी भाई दोबारा O है, उसे हम छोड़ देंगे, सीधा आएंगे M पे, फिर भाई E है, उसके बाद भाई आता है T हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद आता है R, वो भी हम पहले लिख चुके हैं। फिर भाई आएंगे सीधा Y पे। अर्थात ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखना है। अब भाई सीधा आ जाओ आप आखिरी खंड पे। लिखा है बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय।
अब भाई यहाँ पर नया शब्द है बेटर और हमें उसके अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो भाई बेटर में पहले बी आया, फिर ई आया, फिर भाई टी आया और भाई सीधे आ गया आर। क्योंकि भाई ई जो है वह 2 बार है और भाई जो टी है वो भी 2 बार है, लेकिन हमें लिखना केवल एक ही बार है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। भाई प्रश्न नंबर 4 में करना क्या है, हमें समुच्चय निर्माण विधि लिखनी है, अर्थात हमें यहाँ रोस्टर विधि पता है और भाई उसके सामने हमें क्या करना है, उनकी समुच्चय निर्माण विधि लिखनी है। भाई बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि हमें यहाँ संख्याओं को पढ़कर उनकी भाई परिभाषा ज्ञात करनी है कि भाई ये संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे भाई पहले में लिखा है 3, 6, 9, 12। तो भाई सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये संख्याएं हैं कौन। तो भाई सिंपली अगर आप देखो तो ये 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है। क्या भाई लिखा हुआ है, 3 का पहाड़ा। तो भाई इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ए मान लो और भाई यहां लिख दो x कॉलन x। अब भाई चूंकि ये 3 का पहाड़ा है तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3n। अब भाई ये n कहां से आ गई, तो भाई n को आपको दिखाना पड़ेगा, जो n है वह बिलोंग्स टू बड़ी n। अब भाई बड़ी n क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। अर्थात अगर आप n का मान एक प्राकृतिक संख्या रखोगे, अर्थात भाई स्टार्टिंग 1 से होगी तो यहाँ 1 रखोगे तो 3 आएगा, भाई 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन भाई 12 के बाद हमें नहीं लिखना है, अर्थात भाई हमें आगे लिखना पड़ेगा कि हमें n कहां से कहां तक लेनी है। तो भाई n का मान जो है वह स्टार्ट करना है हमें 1 से और भाई कहां तक जाना है, हमें भाई जाना है 4 तक। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे कि जो n का मान है 1 से बराबर है या बड़ा है और भाई 4 से बराबर है या छोटा है। तो भाई पूरा क्या बन गया, x कॉलन x बराबर 3n, जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है और भाई उसकी लिमिट क्या है, 1 के बराबर है या बड़ी है और भाई 4 से बराबर है या छोटी है। अब आ जाओ भाई दूसरे वाले पे। अब भाई यहां पर क्या लिखा है, ध्यान देना है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब भाई 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। अर्थात भाई ये संख्याएं 2 की घात लिखी हुई हैं। तो यहां लिख दो b बराबर x कॉलन x और भाई x बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात n, जहां पर n क्या है भाई ऊपर वाले सवाल की तरह n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये वाली n होती है प्राकृतिक संख्या। अब भाई n की लिमिट क्या है, 1 से लेके 5 तक। तो भाई यहां लिखना है 1 से लेके n का मान हमें 5 तक लेना है। तो भाई इस प्रकार से लिख सकते हो कि n का मान 1 से बड़ा है या बराबर है और भाई 5 से छोटा है या बराबर है। तो भाई हो गया ये वाला। अब भाई आ जाओ तीसरे वाले पे। यहाँ पे क्या है, 5, 25, 125, 625। अब भाई ये ध्यान दो, ये 5 की घात 1 है, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और भाई ये वाला 5 की घात 4। अर्थात संख्याएं जो है वह 5 की घातें लिखी हुई हैं। तो x कॉलन x बराबर 5 की पावर n, जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या और भाई n की लिमिट क्या है, n की लिमिट है 1 से लेके 4 तक। तो भाई पहले वाले सवाल की तरह आप लिख दो कि 1 से लेके 4 तक n के मान होंगे। चौथे वाले पे आ जाओ भाई, यहां है 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट। अब भाई 2, 4, 6 क्या है, 2, 4, 6 सम संख्याएं होती हैं और भाई अनंत तक लिखी हुई हैं, अर्थात ये संपूर्ण सम संख्याएं हैं। तो भाई यहां लिखना काफी सरल होगा, d बराबर ऐसे लिख सकते हो x कॉलन x और जहां पर x क्या है, x एक सम संख्या है। भाई यहां पर चूंकि कोई लिमिट नहीं है तो हम सिंपल लिख देंगे कि x एक सम संख्या है, अर्थात ये सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। अब भाई आ जाओ सीधा पांचवें वाले पे, लिखा है 1, 4, 9 और भाई आखिर में है 100। अब भाई यहाँ पे ध्यान दो, ये संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं। अब जैसे भाई 1 होता है 1 का वर्ग, 4 होता है 2 का वर्ग,
9 होता है 3 का वर्ग, और भाई आखिर में 100 होता है 10 का वर्ग। अर्थात ये संख्याएं 1 से लेके 10 तक का वर्ग लिखी हुई हैं। सो भाई इनका हम समुच्चय कैसे लिखेंगे? ई बराबर एक्स कॉलन एक्स, एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर है एन स्क्वायर, जहां पर एन क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, पहली बात। और भाई दूसरी बात, उसकी लिमिट 1 से शुरू होगी और भाई 10 तक जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण विधि लिख सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित समुच्चयों के हमें सभी अवयव लिखने हैं। अब भाई हमारे पास यहाँ 6 खंड हैं। 6 खंडों में क्या है? हमें समुच्चय निर्माण विधि दी गई है और हमें उन्हें पढ़कर इस समुच्चय के सभी अवयव लिखने हैं। जैसे भाई पहला खंड है, कह रहा है कि x कॉलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अर्थात भाई समुच्चय ए में हमें क्या लिखना है? हमें लिखनी है विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब भाई विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, और भाई इस प्रकार से आगे आप डॉट डॉट लगा दीजिए, क्योंकि भाई हमें सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो हो गई हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब आ जाओ दूसरे वाले खंड पे। कह रहा है x कॉलन x एक पूर्णांक है, जहां भाई x का मान क्या है? -1/2 से लेके 9/2 तक। आप ध्यान देना है, x एक पूर्णांक है जो कि भाई -1/2 से बड़ा है। तो भाई -1/2 से बड़ा हमें पहले पूर्णांक ढूंढना पड़ेगा। वह भाई होगा 0, और भाई उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और भाई कह रहा है कि 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो भाई 4 तक ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो 5 होगा वह 9/2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 0 से लेके 4 तक हो जाएगा। अभी आ जाओ आप सी पे। भाई कह रहा है कि x कॉलन x एक पूर्णांक है, जहां भाई x स्क्वायर जो है 4 के बराबर है या छोटा है। अब भाई स्क्वायर है, अर्थात भाई अगर यहां से आप x का मान निकालोगे तो 2 आ जाएगा। अर्थात भाई हमें 2 के बराबर या 2 से छोटी संख्याएं लिखनी है। दूसरी बात, पूर्णांक भाई कह रहा है, तो भाई जो हमारा वर्गमूल होता है वह या तो +2 होगा और या भाई -2। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? भाई स्टार्ट करेंगे हम -2 से, -1, 0, +1 और भाई +2। अर्थात यहां हमने -2 से लेके +2 तक के सभी पूर्णांक लिख दिए हैं। अब आ जाओ भाई डी पे। कह रहा है x कॉलन x लॉयल शब्द का अक्षर है। अभी भाई क्या करना है? लॉयल शब्द में जितने भी अक्षर होते हैं हमें लिख देने हैं। पहला है L, फिर भाई O है, फिर है Y, और भाई फिर है A। भाई ध्यान रखना है उसके बाद में भी L है, लेकिन भाई वहां कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिखा जाता है। अब आ जाओ 5वें पे। x कॉलन x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब भाई आपको क्या करना है? वर्ष के ऐसे महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो भाई पहला महीना कौन सा होता है? पहला होता है फरवरी, फिर अप्रैल, और भाई उसके बाद होता है जून, और भाई उसके बाद सीधा आता है सितंबर, और भाई उसके बाद आता है हमारा नवंबर। अर्थात कुल मिलाकर हमारे पास 5 ऐसे महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। अब भाई लास्ट में आया है हमारे पास x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो k से पहले आता है। क्या करना है आपको? k से पहले के सभी व्यंजन लिखने हैं, स्वर छोड़ देने हैं। तो भाई स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? B हो गया, C हो गया, D हो गया। अभी आपको E नहीं लिखना है, सीधा F हो गया, G हो गया, H हो गया। अभी आपको I नहीं लिखना है, सीधे आप पहुंच जाओ J पे, और भाई आपको K नहीं लिखना है। कह रहा है क्योंकि भाई K से पहले आता है। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे। इसमें भाई है क्या कि बाईं तरफ रोस्टर रूप है
और दाहिनी तरफ है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि। तो भाई हमें करना क्या है, मिलान करना है। अभी भाई क्या करो, आप सबसे पहले निर्माण विधि पढ़ो और भाई उससे अवयव ढूंढ लो। पहला है x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है और छाकी भाजक है, अर्थात भाई हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब भाई 6 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 और 3 आएंगे, तो भाई इधर इसको आप 2 और 3 से मिला दो। दूसरा है 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो भाई सिंपल है, इधर दिया हुआ है 1 3 5 7 9 जो कि भाई विषम संख्याएं हैं और 10 से कम भी हैं, मिला दो। फिर भाई इधर है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और छाकी भाजक है। तो भाई उधर लिखा है 1 2 3 और 6 भाजक भी हैं और भाई प्राकृतिक संख्या भी है। और भाई लास्ट में बचा है मैथमेटिक्स, जिसे आप तीसरे वाले से मिला दो। प्रश्नावली खत्म।